Good morning, my dear viewers. This is Piyush Joshi. First of all, happy Janmashtami to everyone who is watching this video. A happy Janmashtami to each and everyone. Guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे हैं. I'm also good. एंड जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर खत्म किया था रिवीजन मेंबरशिप एंड राइट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर व्हिच इज ऑल अबाउट डिबेंचर्स. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. एवरीवन नोज अबाउट दिस चैप्टर हु इज इन दिस सीए इंटर और सीए फाउंडेशन व्हाटसोएवर. आप लोग 12th स्टैंडर्ड से चीज पढ़ते आ रहे हैं. इट इज वेरी सिंपल. हम लोग फटाफट से इसको क्विकली रिवाइज करेंगे, वाइंड अप करेंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो मॉर्निंग. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. Okay guys, so this is debentures chapter number 6 for all of you guys. Let's start the revision. हाँ जी, so डिबेंचर की बात कर रहे हैं. डिबेंचर मतलब वर्ड लेते ही सबको समझ आ जाता है सर डिबेंचर क्या है. बट फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिविजन एंड फॉर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर. नाउ व्हाट इज डिबेंचर? Debenture means document which acknowledge the loan made to the company and providing for the payment of interest in the sum borrowed until the debenture is redeemed. सर यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो ये एक्नॉलेज करता है, जो ये शो करता है टू द कंपनी दैट समवन हैज प्रोवाइडेड सम मनी, एंड वो ये एक्नॉलेज करेगा डिबेंचर डॉक्यूमेंट कि साहब हमको सामने वाले बंदे को जिसने हमें कंपनी को लोन दिया है वो हमारा क्रेडिटर है, उसे हमने ये सम बोरोड किया था, उससे हम लोग इतना इंटरेस्ट देने वाले हैं, इतना इंटरेस्ट हमको ड्यू है until the debenture is redeemed. Till the debenture is redeemed. Now what is redeem? Redeem means repayment of the debentures. Now सबको पता है डिबेंचर्स को इलेबोरेट करना लाइक थोड़ा सा फालतू लेंदी हो जाएगा. आप सबको पता है व्हाट एक्चुअली इज डिबेंचर्स. Now let's read the law language. Section 2 subsection 30 definition. Debenture includes stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt. Inclusive definition है डिबेंचर की. बोलता है डिबेंचर includes stocks, bond and any other instrument of a company evidencing a debt. कि ये debt है उसका एक evidence है, वो बनता है evidence. You all know very well about this. So this is all about debenture basic knowledge. Now what is kinds of debentures? एक लिस्ट है, सिर्फ मैंने हेडिंग सेटिंग्स लिया, अपन उसको रीड करते जाएंगे. सबको पता है बहुत अच्छे से, नो नीड टू इलैबोरेट, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं. सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल एंड द पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स विच वी नो. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. ये सिर्फ हेडिंग से आपको वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कितने काइंड्स ऑफ इतने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, व्हाट एक्चुअली द चैप्टर टॉक्स अबाउट इज द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स. बात आती है साहब फर्स्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की. माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट फोकस ऑन द टेक्स्ट. लिखा है कंपनी में इशू डिबेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. ऊपर हमने अभी कन्वर्टेबल पढ़ा, हमने ऊपर एक काइंड पढ़ा कि साहब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल. नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो डिबेंचर्स जो कि किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकते. फुल्ली कन्वर्टेबल मतलब जितने का डिबेंचर था वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा. एंड पार्टली कन्वर्टेबल मीन्स अगर 1 लाख का डिबेंचर था तो पार्टली उसको हाफ हमने कन्वर्ट कर दिया, हाफ कन्वर्ट नहीं किया. सो दिस इज नॉन कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल एंड पार्टली कन्वर्टेबल. इन द केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल नो नीड टू डिस्कस, वो कन्वर्टेबल है ही नहीं, सिंपल सा समझ आता है. बट फॉर द फुल्ली कन्वर्टेबल and partly convertible we have to read. Now what the context say is convertible debentures. Company may issue debenture with an option to convert such debentures into shares. जब कंपनी क्या करती है, ऐसे डिबेंचर्स को इशू करती है, प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन टू देम ऑफ दैट द डिबेंचर्स मे बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. रिडम्पशन के टाइम पे आप अपने डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ये ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कौन? कंपनी. आप हमको पैसा दो, हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि साहब रिडम्पशन के टाइम पे आपके पास एक ऑप्शन बचेगा व्हिच विल बी द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टेबल. आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली, आपके ऊपर. ये प्रोविजन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर सेक्शन नंबर 71 यहां पर बात करता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में. बात आती है अप्रूवल की. These above debentures shall be approved by a special resolution passed at a general meeting. ये डिबेंचर्स को इशू करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन में, जनरल मीटिंग में आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा और वहां पर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि साहब कंपनी जो है वो ऐसे डिबेंचर्स को इशू करने के लिए ऑफर देना चाहती है, ऑप्शन देना चाहती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि साहब आप ये डिबेंचर्स हमें दो, पैसा हमें, आप डिबेंचर्स लो, हमें पैसा दो और हम आपके रिडम्पशन के टाइम पे क्या करेंगे, आपको कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे बैकएंड में. ओके, या आप लोगों को ऑप्शन हम लोग ग्रांट करेंगे. बट एक चीज और,
अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ये अप्रूवल की नीड नहीं है। एज वी नो अप्रूवल किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि साहब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर इशू करने हैं, हमको ऑप्शन देना है कि डिबेंचर्स में बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो आपको अप्रूवल लेना है। जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ओके, नाउ सी पॉइंट, नो वोटिंग राइट, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। ऐसा डिबेंचर्स जिसमें कोई वोटिंग राइट्स हो, ऐसा आप कुछ नहीं दे सकते। आप डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स इशू नहीं कर सकते। क्लियर है? इसके बाद कंडीशंस फॉर इशू ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स। नाउ व्हाट आर दी सिक्योर डिबेंचर्स? सिक्योर डिबेंचर्स में यहाँ पर अपने जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो सिक्योर्ड हो जाते हैं कि साहब हमारा पैसा डूबेगा नहीं, वी आर सिक्योर विद सम मॉर्गेज। ओके, सो दिस इज अबाउट दी सिक्योर डिबेंचर्स। उनका जो डिबेंचर है वो मॉर्गेज है, मॉर्गेज के साथ हो रखा है, सिक्योर्ड उनका डिबेंचर्स may be issued by a company subject to such terms and conditions prescribed under the company's share capital and debenture rules 2014. It's about rule what? Share capital and debenture rules 2014. कुछ कंडीशंस हैं सिक्योर डिबेंचर्स को ध्यान में रखते हुए। पढ़ते हैं। टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब आप लोग सिक्योर डिबेंचर्स को इशू करोगे, सिक्योर डिबेंचर्स आप लोग प्रोवाइड कराओगे, तो उनका रिडम्पशन का टाइम क्या रहेगा? द टाइम ऑफ रिडम्पशन, द डेट ऑफ रिडम्पशन शेल नॉट एक्सीड 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस डेट से आपने उनको इशू किया उसके 10 साल से वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। 10 साल के अंदर आपका रिडम्पशन का टाइम रहेगा। साहब इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि टाइम ऑफ रिडम्पशन फॉर सिक्योर डिबेंचर इज ओनली फॉर अप टू 10 years, बट फॉर फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज may issue debentures for a period exceeding 10 years but not exceeding 30 years. For may exceeding 10 years but not exceeding 30 years. 10 से 30 साल के बीच में भी रख सकते हो, बट 30 से एक्सीड नहीं होना चाहिए कुछ अलग क्लासेस ऑफ कंपनीज के केस में। कंपनीज एंगेज्ड इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, लिस्ट को याद रख लीजिए, कुछ डिटेल समझने का नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स को याद रखना कि कंपनीज एंगेज इन सेटिंग अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उनके प्रोजेक्ट्स में, डैम्स और इन सब के प्रोजेक्ट्स में अगर कोई कंपनीज लगी हुई है तो उन कंपनी के केसेस में आप लोग डिबेंचर्स को 30 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। रिडीम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बाकी टाइम ऑफ रिडम्पशन कितना साहब? 10 साल तक का टाइम है, इससे ज़्यादा एक्सीड हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। Infrastructure finance companies, infrastructure debt fund, non-banking financial companies, companies permitted by Ministry or Department of the Central Government or by RB, Reserve Bank of India or by any statutory authority. चीज का ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको सिर्फ याद करने ऐसा पॉइंट है, कुछ समझने ऐसा नहीं है। इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंपनीज पे ये एक एग्जाम्पशन दे दिया कि साहब 10 साल से ज्यादा, आप एक ऑप्शन दे दिया, एग्जाम्पशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड, यू हैव गिवन एन ऑप्शन कि आप 10 साल से उसको एक्सटेंड करके 30 साल तक ले जा सकते हो, बट आफ्टर 30 years यू कांट रिडीम। आपको 30 साल के अंदर उसको कंप्लीट ऑफ करना पड़ेगा। आगे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। दिस इज द मेन पॉइंट, जस्ट फोकस ऑन दिस। द कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर्स। जब कंपनी अपना ऑफर लेटर निकालेगी, एक लेटर ऑफ ऑफर निकालेगी, उससे पहले कंपनी को अपने डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज अ डिबेंचर ट्रस्टी? डिबेंचर ट्रस्टी एक ट्रस्ट बिल्ड कराएंगे कंपनीज और डिबेंचर्स के बीच में कि साहब ये जो कंपनी है, आप जिसको पैसा दे रहे हैं, आप जिससे आप एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं, डिबेंचर ले रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ये कंपनी आपको पेमेंट करेगी, आप डोंट वरी रहो इस चीज पे। ये एक्नॉलेज कराते हैं डिबेंचर ट्रस्टी जो बीच में होते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रस्टी। दे आर ट्रस्टी बिटवीन द डिबेंचर होल्डर्स एंड द कंपनीज। लिखा है प्रोविजन, द कंपनी शैल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर्स। आप जब लेटर ऑफ ऑफर देंगे सब्सक्रिप्शन के, आप जब बोलेंगे कि हमें डिबेंचर इशू करना है, उस लेटर ऑफ ऑफर से पहले आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करके रखना है। इस चीज को ध्यान में रखना। आगे लिखा है एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर विद इन 60 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। क्या लिखा है? एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड। आप लोगों ने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। अब आपको जब आपने अलॉटमेंट कर दिया डिबेंचर का, उसके 60 days के विद इन आपको एक डीड बनानी पड़ेगी, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। मैंने कहा ना यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ट्रस्ट रखने के लिए किसके बीच में? डिबेंचर होल्डर्स एंड दी कंपनीज के बीच में कौन है? डिबेंचर ट्रस्टी है। उसको आपको अपॉइंट करना है। कब अपॉइंट करना है? ऑफर ऑफ लेटर से, उससे पहले आपको अपॉइंट करना है। और द सेकंड थिंग, द सेकंड प्रोविजन इज ऑल अबाउट कि 60 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर से बीच में आपको क्या करना है? यहाँ पर अपना एग्जीक्यूट करना है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। उस डीड का ध्यान रखना। फिर है द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर्स बाय द वे ऑफ मॉर्गेज शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। लिखा है द सिक्योरिटी फॉर द डिबेंचर्स बाय द वे ऑफ मॉर्गेज शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। जैसा कि हम सिक्योर डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, जब हम लोग सिक्योर डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे आप लोग कुछ मॉर्गेज पे रखोगे। अब मॉर्गेज पे रखने के लिए कुछ इन्होंने बताया, एनी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी अपना कोई भी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी रखवा सकता है। एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर एवर सिचुएटेड,
वेर एवर सिचुएट, कहीं पर भी हो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉर्गेज रखा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज पे रख सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब बात आती है डिबेंचर सर्टिफिकेट आर इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। As we discussed in the first chapter, in the first day of the revision, that what is a common seal? It is the signature of the company. क्योंकि कंपनी यहाँ पर क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है साहब, उसकी कॉमन सील क्या रहेगा, उसके नाम पे डीलिंग्स होगी तो उसका खुद का कुछ साइनिंग अथॉरिटी होना चाहिए। तो कॉमन सील यहाँ पर लगेगी किसकी, कंपनी की। Are issued under the common seal of the company. The debenture certificate is a document which certifies that the holder is the creditor of the company to the limit of the number of debentures multiplied by the face value of each debentures. बहुत सिंपल पॉइंट, सबको पता है कि डिबेंचर्स की जितनी फेस वैल्यू है और नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करके कितना वैल्यू का क्रेडिटर हमारा है डिबेंचर होल्डर। जैसे कंपनी XYZ लिमिटेड का एक डिबेंचर होल्डर है ए, तो XYZ कंपनी क्या कर रहा है, ए लिमिटेड ए पर्सन को क्या कर रहा है, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहा है, जहां पर वो बता रहा है कि साहब जो ए पर्सन है ना, वो इस XYZ लिमिटेड कंपनी का क्या है, क्रेडिटर है। इट एक्नॉलेज, ये शो करता है, ये सर्टिफिकेट बताता है कि दिस इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर एक तरह से प्रूफ है किसके पास, डिबेंचर होल्डर के पास, कि साहब मैं इस कंपनी का क्रेडिटर हूँ और मैंने अपना पैसा इस कंपनी को दिया है। डिबेंचर सर्टिफिकेट उसके पास एक एविडेंस है। बाय दिस द होल्डर गेट द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट दैट फिक्स डेट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट फिक्स रेट। पॉइंट बड़ा सिंपल है, यहाँ पर क्या मिलता है, होल्डर को एक रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम के उसको अश्योरेंस मिलती है कि साहब जो उसने पैसा दिया है विद इंटरेस्ट उसको वापस डेट और रेट के साथ मिल जाएगा। टाइम ऑफ इशू, सर्टिफिकेट कब इशू करना है, विद इन 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक ऊपर पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ा, 60 डेज के अंदर डिबेंचर आपको ट्रस्ट डीड बनानी है। आपने सबसे पहले अपना ऑफर लेटर दिया, उस ऑफर लेटर से पहले कंपनी को क्या करना है, उससे पहले अपना एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करके रखना है कंपनी के अंदर, जो क्या करेगा, ट्रस्ट मेंटेन कराएगा डिबेंचर होल्डर्स एंड द कंपनी के बीच में। सब ये चीज समझ आ गई। उसके बाद जब आपने अलॉटमेंट कर दिया, उस अलॉटमेंट के 60 डेज के अंदर अंदर आपको वहां पर क्या करना है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड आपको बनानी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद एक और कुछ मंथ्स का पॉइंट प्रोविजन आया हमारे पास कि आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट कब देना है, विद इन दिस 6 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। जिस दिन पे आपने अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर किया, आपने अलॉट कर दिया डिबेंचर, वहां से अगले 6 महीने तक के बीच में आपको सर्टिफिकेट इशू करना है। किसको, डिबेंचर होल्डर को। कौन करेगा, कंपनी करेगी साहब। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में कुछ पॉइंट, नो कंपनी शैल मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू द पब्लिक और टू इट्स मेंबर्स एक्सीडिंग 500 फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिबेंचर्स। क्या लिखा है, नो कंपनी shall make an offer or invitation to the public or to its members exceeding 500 for the subscriptions of its debentures। आप 500 से ज्यादा डिबेंचर्स के लिए ऑफर नहीं दे सकते, आप उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग ऑफर नहीं दे सकते, इन्विटेशन नहीं दे सकते, unless the company has before such offer appointed one or more debenture trustee। सब 500 डिबेंचर्स की कंपनी के लिए माना जाता है कि कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ट्रस्टी नहीं भी अपॉइंट किया है और सब्सक्रिप्शन के लिए आपने दे दिया है ऑफर, कोई बात नहीं। बट 500 एक्सीड हो गया तो आपको पहले डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, वन और द मोर डिबेंचर ट्रस्टीज। नाउ व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। क्या डिस्क्वालिफिकेशन है डिबेंचर ट्रस्टी के, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी सॉरी A person cannot be appointed as a trustee if he holds the share beneficially and has entered into any guarantee in respect of principal debts secured by the debentures or interest. Now what is the point? साहब डिबेंचर ट्रस्टी रखना है, समझ आ गया, डिबेंचर ट्रस्टी बनानी है 60 डेज के अंदर, ये भी समझ आ गया, सर्टिफिकेट बनाना है, ये भी समझ आ गया। पर सर डिबेंचर ट्रस्टी रखें किसको, कौन है सर डिबेंचर ट्रस्टी के लायक? तो लिखा है कौन लायक नहीं है पहले ये समझ लो, तो उसके अलावा जितने भी वो सब लायक है डिबेंचर ट्रस्टी के। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी if he holds the share beneficially and has entered into any guarantee in respect of principal debts secured by the debenture or interest। उस कंपनी के अंदर उस अगर डिबेंचर ट्रस्टी जिसको आप अपॉइंट करने जा रहे हैं, सपोज मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स उस कंपनी का कोई भी शेयर्स बेनिफिशियली होल्ड नहीं करना चाहिए, ना कि कोई गारंटी में डील करना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मिस्टर एक्स ऐसा कुछ कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। क्लियर? He should not be a director or KMP or any other ऑफिस और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उस कंपनी का ना डायरेक्टर होना चाहिए, ना केएमपी होना चाहिए, ना ऑफिसर होना चाहिए, ना एम्प्लॉय होना चाहिए। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। मिस्टर एक्स को अगर हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं तो साहब उसको ना डायरेक्टर होना है, ना केएमपी होना है, ना ऑफिसर होना है, ना एम्प्लॉय होना है उस पर्टिकुलरली कंपनी का। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद you should be not is relative of any promoter or any person who is in the employment of the company as a director or KMP। वो ना तो किसी रिलेटिव होना चाहिए प्रमोटर का या कोई अदर पर्सन का जो कि डायरेक्टर है या केएमपी उनके भी, या किसी अदर पर्सन का जो कंपनी में क्या है एम्प्लॉयमेंट में है, उनके किसी भी तरीके से वो रिलेटिव नहीं रहेगा। फिर आता है हैज एनी पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। मॉनेटरी रिलेशनशिप, पिक्यूनरी मतलब मॉनेटरी रिलेशनशिप विद द कंपनी नहीं होना चाहिए।
ध्यान रखिएगा साहब, बहुत छोटी सी बात 4 पॉइंट्स के साथ खत्म होती है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी क्या है। ऐसा पर्सन जिसने साहब शेयर्स होल्ड कर रखे हो, बेनिफिशियरी या कोई गारंटी में डील करता हो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, उस कंपनी का वो डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, केएमपी नहीं होना चाहिए, कोई अदर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो किसी भी केएमपी और डायरेक्टर या किसी एम्प्लॉय का रिलेटिव नहीं होना चाहिए और उसका कोई मॉनेटरी या पेक्यूनियरी रिलेशनशिप कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ 4 कंडीशन में से अगर एक भी हो गई तो साहब उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, सब अपॉइंट कर दिया डिबेंचर ट्रस्टी को, इशू करने से पहले अपॉइंट कर दिया, सब चीज ध्यान रख ली, डीड बनवा दी। उसकी फंक्शंस क्या है तो बता दो सर, क्या काम करेगा? तो फंक्शंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, माय डियर फ्रेंड्स जस्ट फोकस। The functions of debenture trustee are protect the interest of debenture holders. As I said, वो ट्रस्ट मेंटेन करते हैं debenture holders and the company के बीच में। Now what are they doing? They protect the interest of debenture holders. Debenture holders का इंटरेस्ट किस चीज में है कि साहब हमने जो पैसा दिया है वो हमको वापस मिले विद दी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस फिक्स डेट पे हमको मिले और फिक्स रेट जितना इंटरेस्ट है उसके बाद हमें वो पैसा वापस से मिले। ठीक है साहब, यहां पर डिबेंचर ट्रस्टीज इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, वो एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे कि साहब जो आपका जो इंटरेस्ट है ना उस चीज के अंदर कि आपको पैसा वापस मिल जाए, अपना इंटरेस्ट पैसा वापस मिल जाए, तो उस चीज में हम आपको एक एश्योरेंस देते हैं कि साहब डिबेंचर ट्रस्टी हाँ हम आपको पैसा मिलवा देंगे। वी प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट फ्रॉम दी, यू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, वी प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग? डिबेंचर होल्डर्स का। आता है इंश्योर्स असेट्स ऑफ द कंपनी सफिशिएंट टू डिस्चार्ज। अब ऐसी बात है, डिबेंचर होल्डर्स को कोई ऐसा तो है नहीं बैठे बैठे सपना आएगा कि साहब मैं कंपनी में जाके देखूं कि ना क्या एसेट वेसेट है कि नहीं है, मेरा पैसा वापस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, 10 साल बाद 5 साल बाद जितने साल बाद भी। तो यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी वो लोग डायरेक्टली डिबेंचर ट्रस्टी से बात कर सकते हैं कि सर ये कंपनी, अगर उनको लगता है कंपनी की कुछ स्टेबिलिटी खराब हो रही है, कंपनी की रिपोर्ट खराब है, तो वो डिबेंचर ट्रस्टी से बात करेंगे कि सर हमें पैसा हमारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी के हालात थोड़े से बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी बताता है कि साहब उनके पास जो असेट्स है वो सफिशिएंट है, आपको डिस्चार्ज करने के लिए पूरी सफिशिएंट है, अदर केस में आप चिंता मत करो। फिर लिखा है इंश्योर कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड। जो ट्रस्ट डीड बनी है उस पर ध्यान रखेगा कि उस पर कोई भी ब्रीच ना हो, उसको तोड़े नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़े नहीं। जो उन्होंने बीच में जो उन्होंने क्या किया है, दोनों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि साहब जो डीड में लिखा हुआ है कि इतना हम लोग पैसा देंगे, इस रेट पे देंगे, इस टाइम पे देंगे, तो उस डीड को कोई भी ब्रेक ना करे, ब्रीच ना करे। यहां पर एक और पॉइंट है, कॉल अ मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एज एंड व्हेन नेसेसरी। जब भी जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा लगता है तो वो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकते हैं। कौन? डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी की बात नहीं हो रही साहब, डिबेंचर ट्रस्टी की बात हो रही है। ध्यान देना, रेड कलर से हेडिंग लिख रखी है। उसके बाद बात आती है परफॉर्म सच एक्ट एज आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ऐसे कुछ एक्ट परफॉर्म करते हैं जो कि डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल सा पॉइंट। उनके इंटरेस्ट को बचाते हैं, असेट्स है कि नहीं सफिशिएंट ये बताते हैं, कुछ ब्रीच तो नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बताते हैं, उसके बाद मीटिंग बुलानी हो तो मीटिंग बुलाते हैं, कुछ और नेसेसरी चीज़ें होती है तो उसके हिसाब से वो लोग एक्ट करते हैं। क्लियर? फंक्शन हो गए ना। लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 6। If the debenture trustee is guilty of breach of trust or the debenture trustee fails to show the degree of care expected out of him, the point is अगर डिबेंचर ट्रस्टी ने जितना उससे एक्सपेक्ट किया था, जितना ट्रस्ट उससे एक्सपेक्ट किया था और उसमें उसने कुछ गलत किया, उसमें गिल्टी ऑफ ब्रीच हो गया, मतलब वो चीज़ को नहीं रख पाया एज पर द एक्सपेक्टेशन, उससे जो एक्सपेक्टेशंस थी उसने फुलफिल नहीं करी एज पर द डीड, तो यहाँ पर उसमें लिखा है आउट ऑफ हिम एंड लॉसेस कॉस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स देन ट्रस्टीज विल बी लायबल फॉर डैमेजेस। जो भी हमारे ट्रस्टीज हैं वो क्या रहेंगे? डैमेजेस के लिए लायबल रहेंगे। कौन रहेंगे? डिबेंचर ट्रस्टीज। अगर उन्होंने कोई भी ब्रीच किया डीड के हिसाब से, उनसे जो एक्सपेक्टेड काम था उन्होंने वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करे डिबेंचर होल्डर्स को, तो यहाँ पर वो डैमेजेस के लायबल रहेंगे। Now the point is very important topic, debenture redemption reserve, section number 71 subsection 4. Now what is creation of DRR? What actually is debenture redemption reserve? एक रिजर्व है साहब, आपको नाम से समझ आ रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। व्हाट इज रिडम्पशन? इट इज अ रीपेमेंट। वापस से जब पैसा रीपे करोगे आप तो उसका एक रिजर्व आपको बनाना है, ऐसा सेक्शन नंबर 71 सबसेक्शन 4 के अंदर आपको ये बता दिया। नाउ द पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ डीआरआर। कितना क्रिएट करना है, कहां से क्रिएट करना है? लिखा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड बाय कंपनी द कंपनी शैल क्रिएट अ डीआरआर अमाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो पैसा डिविडेंड के लिए बचेगा उससे पहले आपको अपना क्या करना है? डीआरआर का कुछ पैसा निकाल के रखना है, डीआरआर के लिए कुछ पैसा आपको निकाल के रखना है उस प्रॉफिट्स में से। द प्रॉफिट्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फ्रॉम दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू विड्रॉ द अमाउंट फॉर डीआरआर। आपको डीआरआर के लिए पैसा निकालना पड़ेगा ना। व्हाट इज डीआरआर? इट इज अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी इज मेंटेनिंग अ रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। क्रिएशन ऑफ डीआरआर के अंदर जो पैसा डिविडेंड के लिए आप लोगों ने लास्ट में बचाया प्रॉफिट के बाद, उसमें से भी हम लोग कुछ पैसा निकालेंगे, क्योंकि हमें कंपनी का क्या बनाना है? यहाँ पर डीआरआर बनाना है। उसके बाद यूटिलाइजेशन।
यूटिलाइजेशन से पहले थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्वांटम। अमाउंट पढ़ लेते हैं, क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, कितना निकालना है। टू एटलीस्ट 25% ऑफ द अमाउंट्स रेस थ्रू द डिबेंचर्स, जितना अमाउंट आपने डिबेंचर से रेस किया है, ध्यान रखिएगा रीपेमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कितना रीपेमेंट करना है उसकी बात नहीं हो रही है। आपने जितना टोटल अमाउंट आपने रेस करा है उसका 25% आपको वहां से निकालना है। कहां से निकालना है? जो अवेलेबल प्रॉफिट था ना साहब आपका डिविडेंड के बाद, डिविडेंड देने के टाइम पे, उसमें से 25% निकाल लो। 25% किसका? जितना पैसा आपने डिबेंचर होल्डर से ले रखा था। क्लियर बात आपको? अब इसका यूटिलाइजेशन पड़ता है, सेकंड पॉइंट। The amount credited to such account shall be utilized by the company for the redemption of debenture। साहब ये तो नाम से समझ आ रहा है हमको, क्या समझ आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स आंख बंद करके हम लोग रिडम्पशन में यूज करेंगे। ये बात अलग है, कंपनी कुछ गलती करके निकालती है, बट द प्रोविजन, व्हाट प्रोविजन सेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्वांटम समझ आ गया। नाउ व्हाट अबाउट द एग्जम्पशन? कुछ एग्जामेशन दिया किसी किसी को, किसको दिया साहब? नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड फॉर बैंकिंग कंपनीज। ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई रेगुलेट करता है और जहाँ बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके लिए हमने एग्जामेशन दिया कि साहब आपको डीआरआर बनाने की नीड नहीं है, हमको आप पे बहुत ट्रस्ट है, आप तो पैसा दे ही दोगे। वो बात अलग है, आपका पैसा लोग लूट लेते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज का ध्यान रखना कि डीआरआर आप लोग क्या करोगे, बनाओगे 25%, 25%, 25% आपको डीआरआर बनाना है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द डिविडेंड। उसमें से आपको क्या करना है, 25% का आपको डीआरआर के लिए क्वांटम निकालना है। एग्जामेशन दिया है साहब, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड फॉर द बैंकिंग कंपनीज। नाउ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज। सर पैसा निकाल देंगे, बट पैसा तो हमें कुछ सर्टेन टाइम पीरियड बाद देना है। आज से हमने अगर डिबेंचर होल्डर्स को ट्रस्ट डीड में लिख रखा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद हम लोग देंगे, तो पैसा क्या निकाल के रख ले साइड में? आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है सिक्योरिटीज में उस पैसे को बढ़ाओ, पैसे से पैसा बनाना है हमको यहाँ पे। तो लिखा है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ध्यान दीजिएगा साहब, एप्लीकेबिलिटी, ये इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज किसको एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी। ना व्हाट एवरी कंपनी मींस, ऊपर जिस को यहाँ पर एप्लीकेबल, एग्जाम्पशन को पॉइंट को छोड़ दो, और जिस को ये चीजें एप्लीकेबल है उन सबको क्या करना है आपको, एवरी कंपनी को ये प्रोविजन एप्लीकेबल है कि आपको जो पैसा डीआरआर का निकालना है वो आपको इन्वेस्टमेंट करना है सिक्योरिटीज के अंदर। कट ऑफ डेट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना कट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन करना है एंड कट ऑफ डेट क्या है? द कंपनी ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर, हर साल के 30 तारीख, अप्रैल की 30 तारीख को वो क्या करेगी, उससे पहले या उस दिन पे अपना कंट्रीब्यूट करेगी, उस डेट पे कंट्रीब्यूट करेगी। कट ऑफ डेट दे रखा है यहाँ पर प्रोविजन में कि 30th डे ऑफ अप्रैल। इन्वेस्ट और डिपॉजिट अ सम which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on the 31st day of March of the next year। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। कट ऑफ डेट एंड कंट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, आपको एक कट ऑफ डेट दे रखा है। किस चीज़ का कट ऑफ डेट दे रखा है आपको? कि जो पैसा आपने डीआरआर के लिए निकाला ना, आपने सपोज 1 लाख रुपीज़ आपके प्रॉफिट बचा था, उसमें से 25% आपको निकालना था। 1 लाख सॉरी आपका था, क्या बोलते हैं, डिबेंचर का पैसा, उसमें से 25,000 आपका बनता था डीआरआर के लिए। आपने डीआरआर का पैसा निकाल लिया, साहब निकाल लिया, कोई बात नहीं। अभी आपको क्या करना है, उसको पैसे को सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, उसको ब्लॉक करने के पैसा हम लोग कैसे करेंगे साहब? कट ऑफ डेट और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आपको क्या करना है, हर साल की 30th अप्रैल को आपको पैसा, उस दिन को या उससे पहले आपको क्या करना है, कट कंट्रीब्यूट करना है। कहाँ? इन्वेस्ट और डिपॉजिट अ सम व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द अमाउंट्स ऑफ इट्स डिबेंचर मैच्योरिंग। अगले साल में जो पैसा मैच्योर होने वाला है, सपोज अगले साल 5वां साल है, किसी को हमने 5 साल पहले, 4 साल पहले बोल दिया था कि साहब 5 साल बाद आपको हम क्या करेंगे, ये पैसा हम आपको रिटर्न करेंगे। आज हम लोग 4th ईयर के अंदर खड़े हैं। 4th ईयर में कि 30th अप्रैल से पहले हम लोग डिबेंचर बनाएंगे, हम लोग ये अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे सिक्योरिटी में। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग आज कौन सी डेट पे खड़े हैं? सपोज हम लोग आज खड़े हैं 30th अप्रैल 2018। हमको 31 मार्च 2019 के टाइम पे हमको क्या करना है, पैसा किसी को रिडम्पशन का पैसा हमको देना है। उस पैसे के देने के, जितना पैसा हमको रिडम्पशन का रीपेमेंट करना है, उस पैसे का 15% आपको आज की तारीख पे क्या करना है साहब, आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन सिक्योरिटीज। 15% उस पैसे का जो पैसा आपको अगले साल क्या करना है, रिडम्पशन करना है। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद कहाँ का इन्वेस्टमेंट करना है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन डिपॉजिट्स विद एनी शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक के अंदर डिपॉजिट कर लो, इन अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, या इन अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। Now what do you mean by unencumbered? Without any burden, कोई भी पैसे का कोई बर्डन नहीं रहा है आपके ऊपर, ऐसा आप उन जगहों पे आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। आपका शेड्यूल बैंक में डाल दो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज पे रखवा दो, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज में रखवा दो, 1882 एक्ट के हिसाब से जो सिक्योरिटीज हैं। दिस इज अबाउट दी अपना मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ द पॉइंट इज यूज ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट। गाइस फोकस,
जो पैसा अमाउंट आपने द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज अबव शेल नॉट बी यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपने जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो पैसा आपको मिलेगी, इनकम मिलेगी, वो पैसा पूरा का पूरा आपको आंख ऐसे बंद करके आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में ही डालना है, उसमें ही वो पैसा यूज आएगा। गाइज ध्यान रखना, यूज ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए, नो अदर केस, नथिंग, कहीं भी नहीं डालोगे पैसा, सिर्फ वहीं पे आप लोग डाल सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम पीयूष जोशी गाइस। कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, इट्स नॉट सो बिग यार, कुछ इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। डाउट्स आए तो पूछते रहिए गाइस, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।